नमस्कार दोस्तों। 2021 की शुरुआत हो चुकी है और इस साल हमने सोचा है कि ढेर सारी किताबें पढ़ूंगा, जितनी हो सके उतनी किताबें पढ़ूंगा, यानी किताबें पढ़ पढ़ कर हदें पार कर दूंगा। तो इस साल का मेरा यही रेजोल्यूशन है, मतलब इस साल हमारी दिली तमन्ना जो है यही है कि किताबें पढ़नी है, बहुत सारी किताबें पढ़नी है। तो इसके आगे भी मैंने कुछ सोचा कि इन सभी किताबों पर आप सभी से ढेर सारी बातचीत भी कर ली जाए ताकि आप भी इन किताबों से रूबरू हो जाएं। तो इस साल की जो सबसे पहली किताब है वो है प्रेमचंद द्वारा रचित किताब निर्मला। इसकी विधा उपन्यास है और इसे 1927 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। इस किताब की एक खास बात यह भी है कि दूरदर्शन पर कई सालों तक धारावाहिक के रूप में इसे प्रसारित किया गया है। तो जो दूरदर्शन के पुराने ज़माने के दर्शक होंगे वो जानते होंगे शायद। प्रेमचंद ने कुल अपने जीवन काल में 15 उपन्यास लिखे हैं और उनमें से जो कुछ एक उपन्यास जिसमें कि यथार्थवाद को एज इट इज़ दिखाया गया है, एकदम जैसे है तैसे दिखाया गया है, तो वो उपन्यास ये है। अगर आप भी प्रेमचंद की उपन्यास को पढ़ना शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहला जो उपन्यास मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो ये है, इसे आप पढ़िए, क्योंकि इसमें मतलब भर का मतलब मनोविज्ञान भी है और यथार्थवाद को भी दिखाया गया है। समाज की जो समस्या है उसे परिलक्षित रूप में दिखाया गया है, पेश किया गया है। तो ये आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और लघु उपन्यास है, इसमें ज़्यादा पन्ने भी नहीं हैं। इसमें जो है कथा को ज़्यादा मतलब आकार देने का रूप नहीं किया गया, जैसा कि प्रेमचंद अक्सर अपने उपन्यासों में करते हैं। उनकी ये आदत है या फिर उनको करना ही पड़ता होगा, क्योंकि वो बहुत बड़े उपन्यासकार हैं, उपन्यास सम्राट माने जाते हैं, तो उन्हें अपने उपन्यास में कुछ आदर्श भी पेश करने पड़ते हैं। तो वो क्या करते हैं कि कथा को एक जगह विराम देकर रोक कर उसके आगे अपनी बात लिखने लगते हैं, मतलब अपनी बात इन द सेंस कि वो आदर्श पेश करने लगते हैं कि ऐसा होना चाहिए। जैसे धर्माचार्य वगैरह नहीं लिखते हैं किताब या फिर बोलते हैं तो वो बताते हैं व्हाट टू डू, व्हाट शुड वी डू, ऐसे मतलब कि क्या करना चाहिए ये लिखने लगते हैं। तो लेकिन इसमें वो बात जो है कि क्या करना चाहिए वो बात प्रेमचंद ने गौण रखी है। उन्होंने सोचा है कि वो बात सीधे जो मतलब पढ़ने वाले होंगे वो खुद ही अपने से समझे कि क्या बात कहने की कोशिश की गई। इसमें अच्छा खराब नहीं दिखाया गया है, बस किरदार दिखा दिया गया है और किरदार के मनोविज्ञान को समझा दिया गया है। अब आपको चुनना है कि उसमें से क्या अच्छा है क्या खराब है। जैसे इसमें निर्मला का बेटा जो होता है मनसाराम, वो अपने से मतलब बीमार पड़ जाता है, जानबूझकर मतलब उलझनों में फंसकर बीमार पड़ जाता है और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसका दूसरा बेटा आत्महत्या कर लेता है, फिर निर्मला खुद ही बीमार होकर मर जाती है। तो इन सभी चीज़ों में एक बात जो है, आत्महत्या कई बार आई है, मतलब आत्महत्या कई लोगों की इसमें होती है। तो उसमें आपको यह डिसाइड करना है कि क्या गलत किया उस किरदारों ने, उन पर भी आज मैं बातचीत करूंगा। तो सबसे पहले इसकी कहानी जो है उस पर मैं बातचीत कर लूँ तो इसमें एक निर्मला नाम की लड़की है जो कि 15 साल जिसकी उम्र है और उनकी शादी दूसरे से तय होती है। एक अच्छा सुशील सा लड़का है और इसके पिता उस शादी को लेकर बहुत ही उत्साहित भी रहते हैं, लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर होता है। उनके पिता का देहांत हो जाता है, मतलब निर्मला के पिता शादी से पहले ही मर जाते हैं। तो उनके जो निर्मला के ससुर हैं, समधी जी हैं, वो कहते हैं कि अब ये शादी नहीं हो सकती, क्योंकि शुरुआत में ही अमंगल हो गया, तो आगे अगर शादी होगी तो पूरा का पूरा अमंगल हो जाएगा। लेकिन उसके पीछे की बात यह है कि वो धन लोलुप में रहते हैं, मतलब उन्हें धन चाहिए था, ज़्यादा से ज़्यादा दहेज चाहिए था, जो कि अब निर्मला के पिता के मर जाने के बाद उन्हें मिलने की संभावना नहीं दिखती है। तो उसके बाद वो शादी कैंसिल कर देते हैं। फिर निर्मला की मम्मी जो है, माता जी, वो दूसरे जगह शादी फिक्स करने के लिए पंडित जी को भेजती है। तो पंडित जी आते हैं 2-4 लड़कों की जन्म कुंडली लेकर या फिर उनके बारे में ब्यौरा लेकर और उनकी मम्मी को दिखाते हैं। तो उनकी मम्मी जो है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात प्रेमचंद ने दिखाई है कि माँ, जिसे हम कहते हैं कि भेदभाव कर ही नहीं सकती, वो भी भेदभाव कर ली। निर्मला का एक छोटा भाई है, उसके लिए निर्मला की माँ ने अपना धन जायदाद रखना चाहा और इसको कम
रुपये दहेज देकर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ इसकी शादी कर दी गई। वो अधेड़ उम्र का व्यक्ति है ये मुंशी तोताराम, जो कि पेशे से एक वकील रहते हैं। इनकी उम्र है 35 साल, निर्मला की उम्र है 15 साल। और यही उम्र के बीच का जो अंतर है यही बखेड़ा खड़ा करता है फिर। और इसी बखेड़े पे पूरा उपन्यास ये रचा गया है कि अधेड़ उम्र के आदमी के साथ अगर शादी कर दी जाए किसी लड़की की, 15 साल की लड़की की, तो क्या हो सकता है वहाँ। तो मुंशी तोताराम के 3 बच्चे रहते हैं, जिसमें कि एक जो है सबसे बड़ा लड़का जो है मनसाराम, वो 16 साल की आयु का है, जो कि निर्मला से भी 1 साल ज़्यादा बड़ा है। तो अब क्या होता है वहाँ कि निर्मला तो रहती घर में है और मुंशी जी के दूसरे पत्नी के जो 3 बच्चे हैं वो भी इसी घर में रहते हैं, और एक जो सबसे बड़ा बच्चा है वो निर्मला से भी 1 साल बड़ा है। तो अब इन्हें संदेह होने लगता है निर्मला और अपने बड़े बेटे के रिश्ते पर, और इसी संदेह ने उनकी जान ले लेती है। मतलब कि इसी संदेह ने उसका जान ले लिया। वो हॉस्टल चला जाता है घर छोड़कर इस संदेह से दूर होने के लिए। वो चरित्रवान लड़का है, उसमें उसके किरदार को भी बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। इसीलिए हिंदी साहित्य का ये सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण वाला उपन्यास है, इसे आप ज़रूर पढ़िएगा। उसमें मनसाराम को इस तरह से दिखाया गया है जैसे आप अभी युवक हैं, जैसे मैं अभी युवक हूँ। तो मैं इसे पढ़ रहा था तो मैं मनसाराम से कुछ अपनी स्थिति को रिलेट कर पा रहा था कि क्या होता है। आप अगर चरित्रवान है, मनसाराम को इसमें चरित्रवान दिखाया गया है, तो इसके मन में बहुत मतलब दुविधा चलने लगती है कि यार ये क्या, हमारे पिता हम पे संदेह कर रहे हैं। तो इसके कारण मनसाराम मतलब खाना पीना छोड़ देता है, खुद ही बीमार होता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद इसका जो दूसरा बेटा है उसकी आत्महत्या उसने खुद कर लेता है, वो खुद ही आगे चलकर आत्महत्या कर लेता है। और तीसरा बेटा जो बहुत बच्चा रहता है उसको एक साधु बहला फुसला कर ले जाता है और दूसरी जगह बेच देता है या फिर कुछ कर देता है। वो साधु ढोंगी साधु होता है। तो इसमें कई बातों को समाहित किया गया है कि अगर आप अपनी बेटी को किसी अधेड़ उम्र के लड़के के साथ शादी कर रहे हैं तो ये सारी समस्याएं देखने को मिलेगी। तो इसमें दहेज प्रथा पर भी कटाक्ष किया गया है या फिर हल्के से उसका समर्थन भी किया गया है कि अगर आप अपनी बेटी को शादी कर रहे हैं तो ज़्यादा मतलब अच्छे से घर वर देख कर कीजिए, उसके उम्र का कीजिए। ये ना हो कि बेमेल विवाह हो जाए या फिर दहेज की कमी के कारण उसे वहाँ जाकर दुख भोगना पड़े, ऐसा ना हो। तो इन सभी बातों को अच्छे तरीके से दिखाया गया है, इसमें मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है और यथार्थवादिता को सर्वोपरि रखा गया है। प्रेमचंद अक्सर मतलब विस्तार में चले जाते हैं, तो वो विस्तारीकरण से बचा गया, इसीलिए ये बहुत ही लघु उपन्यास है। प्रेमचंद के अन्य 15 उपन्यास में ये बहुत ही 3-4 जो छोटे छोटे उपन्यास है, मतलब लघु उपन्यास जिसमें कम पन्ने हैं और कम पन्नों में पूरी बात कह देनी होती है इन्हें, तो वो पहली उपन्यास ये है। तो इस उपन्यास को आप ज़रूर पढ़ें, अगर आप शुरुआत करने जा रहे हैं तो इसे ज़रूर पढ़ें। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस रिव्यू। अगर ये रिव्यू वैसे रिव्यू है भी नहीं, अगर फिर भी मैंने आपसे बातचीत की इस किताब पर, जो मैंने पढ़ा और जो मैंने सीखा इससे, वो मैंने आपके साथ शेयर की। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर आप हमें बता भी सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में और 14 उपन्यास जो हैं प्रेमचंद के, सभी का रिव्यू मैं लाने वाला हूं इस चैनल पर। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और एक बात रह गई, वो बात यह है कि अगर आप हिंदी साहित्य में ज़्यादा रुचि लेते हैं तो एक मैंने लक्की व्यूवर वाली एक बात की थी अपने पिछली वीडियो में कि एक लक्की व्यूवर को किताब प्रदान की जाएगी गिफ्ट स्वरूप। मतलब कि आप अगर साहित्य में रुचि रखते हैं तो आप हमसे इंस्टा पर कनेक्ट हो सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो वहाँ से आप हमसे इंस्टा पर कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी साहित्यिक रुचि के बारे में लिख सकते हैं। अगर हमें लगा कि आपको यह किताब गिफ्ट स्वरूप मतलब भेंट स्वरूप प्रदान करनी चाहिए तो ज़रूर करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।